बहू के लिए घूंघट और बेटी के लिए कुछ भी नहीं। रेणुका, तुझे क्या बताऊं, आजकल की लड़कियों का इन लोगों में थोड़ा भी शर्म लिहाज कुछ बचा ही नहीं है। घूंघट करने को बोल दो तो मुंह ऐसे बनाती है जैसे लगता है कि कड़वा करेले का जूस उनके मुंह में डाल दिया गया हो। एक हमारा जमाना था कि हमारे सर से पल्ला कभी गिरता ही नहीं था। ऐसा क्या हो गया बहन जो इतना गुस्सा कर रही हो? अरे क्या बताऊं रेणुका, तुझे आज सुबह बहू बिना घूंघट की घूम रही थी तो मैंने उसे घूंघट करने को बोला तो बोल रही है, मम्मी जी आज के जमाने में घूंघट कौन करता है? अब तुम ही बताओ, मुझे गुस्सा आएगा या नहीं? बहन, यह सब प्रेम विवाह का चोचला है। और लाओ प्रेम विवाह वाली बहू। मैं तो अपनी बहू को पहले दिन से ही घूंघट में रखूंगी। रेणुका भी सीता की बातों को सुनकर गहरी चिंतन में हो जाती है। फिर सोचती है, अपने बेटे के लिए मैं कोई गरीब घर की लड़की लाऊंगी ताकि हमेशा मुझसे दबी रहे और कभी भी पलटकर कोई जवाब ना दे। रेणुका का पति मनोज और रेणुका अपने बेटे मिहिर के लिए लड़की देखने लगती हैं और एक दिन उन्हें माही के बारे में पता चलता है। उसके पिता नहीं होते हैं। मनोज बोलता है, माही हमारे बेटे के लिए बिल्कुल सही लड़की है। बहुत सीधी सादी है और सुंदर भी है। रोज रोज मायके जाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तब रेणुका जी बोलती है, हाँ ठीक है, हम लोग यही लड़की फाइनल कर देते हैं अपने बेटे मिहिर के लिए। और मिहिर और माही का रिश्ता हो जाता है। माही और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं। माही बोलती है, अब मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। माही और मिहिर की शादी हो जाती है और माही रेणुका के घर बहू बनकर आ जाती है। रेणुका माही से कहती है, बहू कान खोल कर सुन ले, 1 मिनट के लिए भी तेरा घूंघट सर से नहीं गिरना चाहिए। आज तेरी मुंह दिखाई है। जी मम्मी जी, आप जैसा कहें। माही पूरा दिन अपने कमरे में रहती है और शाम को उसकी ननद कमरे में आती है और कुछ जेवर और साड़ी देती है। कहती है, भाभी इन्हें पहनकर अच्छे से तैयार हो जाइए, लगना भी चाहिए कि आप इस घर की बहू हो। और हाँ, घूंघट लंबा तक होना चाहिए। वैसे तुमने इतने महंगे गहने और साड़ी तो देखे भी नहीं होंगे, संभाल कर पहनना, कहीं फाड़ मत देना। जी दीदी। माही अपना घूंघट करके सबके सामने जाती है। जाते वक्त घूंघट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह गिरने वाली होती है कि मिहिर उसे संभाल लेता है। मम्मी, भाभी को सही से चलना भी नहीं आता, हमारी नाक ही कटवा देगी। बहू, अगर तेरी वजह से मेरी इज्जत पर जरा भी आँच आई तो तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी। मायके का नाम सुनते ही माही डर जाती है और सोचती है, अगर मैं मायके चली गई तो मेरी माँ पर क्या गुजरेगी, वह तो जीते जी मर ही जाएंगी। और तुरंत रेणुका जी से कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस मुझे मेरे मायके मत भेजिएगा। मिहिर को माही से बहुत लगाव रहता है और वह माही का हालत देखकर दुखी हो जाता है। माही धीरे धीरे जाकर बैठ जाती है और एक एक करके सारी औरतें उसकी मुंह दिखाई करती हैं। एक औरत कहती है, बहू तो बहुत सुंदर है। और दूसरी कहती है, मजाल है जो घूंघट इधर से उधर हो जाए। और तीसरी कहती है, बहू इतना घूंघट नहीं करना है, बस माथे तक करना है। सीता के कहने पर भी माही अपना घूंघट नहीं हटाती है। यह देखकर एक औरत कहती है, बहू तो तुझे हीरा मिली है रेणुका, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि बहू को इतना लंबा घूंघट और बेटी ऐसे ही घूमे। तब रेणुका जी बोलती हैं, अरे तो क्या तुम लोगों जैसी अपनी बहू को अपनी माँ बना लूं ताकि मेरे सर पर बैठकर तांडव करे। मुंह दिखाई में माही को जो कुछ भी मिलता है तो उसकी ननद अंजलि रख लेती है। तभी भी माही के चेहरे पर एक सिकन नहीं आती। अगले दिन माही बिना घूंघट के अपने कमरे में
से बाहर निकल जाती है और यह देखकर अंजलि कहती है, भाभी यह मत सोचना कि घूंघट कल तक ही था, तुम्हारा चेहरा हमेशा ढका होना चाहिए, समझी? जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। जी दीदी। अंजलि माही के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है और माही चाय बनाने जाती है और चाय लेकर आती है। घूंघट की वजह से चाय नीचे गिर जाती है। अंजलि गुस्सा करते हुए बोलती है, एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। सोचा था भाभी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन मुझे आराम कहाँ। इस तरह दिन बीतने लगती हैं और धीरे धीरे माही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है और उसे घूंघट लेने की इस कदर आदत हो जाती है कि वह अपने कमरे में भी घूंघट नहीं हटाती है। एक दिन मनोज और रेणुका किसी काम से बाहर जाती हैं और माही पूरे घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने जाती है, जहाँ मिहिर पहले से बैठा रहता है और माही को घूंघट में देखकर कहता है, अरे पत्नी जी, कमरे में घूंघट कौन करता है और कौन सा यहाँ माँ है? आप घूंघट हटा दो। और अचानक अगर मम्मी जी आ गई तो मैं क्या करूँगी? तब मिहिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और माही का घूंघट हटा देता है और माही से बोलता है, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ी देर बाद अंजलि माही को आवाज़ देती है। हड़बड़ाकर माही कमरे से बिना घूंघट के बाहर निकल जाती है। क्या है दीदी, कुछ चाहिए था आपको? यह क्या, तुम्हारा घूंघट कहाँ है? 2 दिन में तुम्हारी रंगत बदलने लगी। आज घूंघट जाता है, कल साड़ी हटा दोगी। यह सब यहाँ नहीं चलेगा। अंजलि के ताने सुनकर माही का गला भर जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। आवाज़ सुनकर मिहिर भी कमरे से बाहर आता है और कहता है, यह कैसी बातें कर रही हो दीदी आप माही से? एक घूंघट ही तो हटा है, वह भी आपके सामने। इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मैं इससे बड़ी हूँ, इसलिए इसे मेरे सामने भी घूंघट करना होगा। अच्छा दीदी, तो माँ भी तो आपसे बड़ी हैं, आप कौन सा उनसे घूंघट करती हो? अरे वाह जी वाह, यह कौन सा नियम हुआ कि भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए कुछ भी नहीं? दीदी, आप भी तो किसी की बहू हैं, क्या आपको यह सब शोभा देता है? अगर जो माही घूंघट में रहेगी तो आपको भी माँ के सामने घूंघट में रहना पड़ेगा। भाई, अब तुम हद पार कर रहे हो। कल की आई हुई लड़की के लिए मुझे ताना मार रहे हो। हमेशा के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ, जा रही हूँ अपने ससुराल। गुस्से में अंजलि अपने ससुराल चली जाती है और यहाँ मिहिर का सपोर्ट पाकर माही का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने पति के गले लग जाती है। माही, तुम्हें दीदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। उधर अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है और वह कहती है, भाभी को सबक तो मैं सिखा कर ही रहूँगी। अंजलि से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ेगा। उधर जैसे ही रेणुका और मनोज घर वापस आते हैं, जैसे ही रेणुका जी को सब पता चलता है, उनकी तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह सोचती हैं, मुझे तो बहुत संभाल कर चलना पड़ेगा। यह लड़की ने तो 2 दिन में ही मिहिर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसके लिए मुझे तो उंगली टेढ़ी ही करनी होगी। रेणुका माही को कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। माही घूंघट लिए रेणुका जी के कमरे में आती है और रेणुका जी के पैर छूती है।
फिर माही बोलती है, दीदी चली गई, मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया। तब वहाँ मिहिर आता है और कहता है, मम्मी दीदी को आए भी तो महीने भर से ऊपर हो गया था, तो उन्हें ससुराल तो जाना ही था। आखिर उन्हें अपना ससुराल भी तो देखना है। हाँ हाँ, उसे जाना ही था। बहू चिंता मत करो और जाओ आराम करो। माही और मिहिर अपने कमरे में चले जाते हैं और रेणुका जी अंजलि से बात करती हैं। अरे बेटा, तू अभी फिक्र क्यों करती है? तेरी माँ अभी जिंदा है। तू देख कैसे इस लड़की का मैं पर कुतरती हूँ। अब रेणुका और अंजलि दोनों मिलकर माही को सबक सिखाने के लिए सोच लेती हैं। रेणुका जी मनोज जी से कहती हैं, पता नहीं कैसे हमारा मिहिर इस लड़की के बहकावे में आ गया है। अब तक वह यहाँ पर है, हम इस माही को कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तब मनोज जी बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुकान के काम से मैं मिहिर को बाहर भेज देता हूँ, फिर यहाँ माही का साइड लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तब रेणुका जी हंस कर कहती हैं, कभी कभी तुम्हारा भी दिमाग सही चलने लगता है। यह सब मेरी ही संगत का असर है। प्लान के हिसाब से मनोज जी मिहिर को बाहर किसी काम से भेज देते हैं, लेकिन मिहिर को माही को अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है और वह माही से कहता है, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जाना ही पड़ेगा। मैं कल सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। और माही और मिहिर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और सुबह जब मिहिर चला जाता है तब जाकर माही सोती है। इसके बाद रेणुका जी चिल्लाने लगती हैं, अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही है क्या? अरे उठेगी भी या सीधे अपने मायके जाकर उठेगी? रेणुका जी की आवाज़ सुनकर माही झट से उठकर बाहर आती है। जी मम्मी जी, रेणुका जी बोलती हैं, नींद के साथ साथ घूंघट भी कमरे में रख कर आई है क्या? मेरे बेटे ने तुम पर थोड़ी दया क्या दिखा दी? तुम तो खुद को महारानी समझने लगी हो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुरंत झट से घूंघट कर लेती है। चल जल्दी से घर का सारा काम कर। और बेचारी माही घर का सारा काम करने लगती है और इधर रेणुका जी अपनी बेटी अंजलि को घर बुला लेती है। मम्मी, इसके तेवर तो उतारने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप और पापा सीधे वृद्धा आश्रम में मिलोगे। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माही को तो पता ही नहीं था कि उसकी मुसीबत बढ़ने वाली है। वह इन सब बातों से अनजान रसोई में खाना बना रही थी। तब अंजलि रसोई में आती है। उसे देखकर माही कहती है, दीदी आप अचानक नहीं, क्या मेरा घर है, जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगी। अरे महारानी, तुम्हारा घूंघट कहाँ है? एक बार मम्मी ने तुम्हें समझा दिया कि घूंघट हटना नहीं चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता। अरे दीदी, रसोई में कोई आता नहीं है और अभी तक मैंने रसोई में घूंघट नहीं लिया है। घूंघट ले लूंगी तो खाना कैसे बनाऊंगी? कुछ सही से दिखेगा भी नहीं। अब इस बकरी की जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। सब मिहिर की सा है। रुक, अभी तेरे अकल ठिकाने लगाती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि माही का हाथ गरम गरम सब्जी में डाल देती है। माही दर्द से चिल्लाती रहती है और कोई उसकी मदद नहीं करता है और रोती रहती है, दीदी छोड़ दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी, दीदी छोड़ दीजिए।
माही के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वह बेचारी अपनी किस्मत पर रोती है। क्या सोचकर आई थी मैं इस घर में, भाभी के लिए घूंघट और बेटे के लिए कुछ भी नहीं। ये कहाँ का न्याय है, हे भगवान। माही के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और उसकी वजह से उसे बुखार आ जाता है। फिर भी वह काम करती रहती है। अगले दिन अचानक अंजलि का पति परवीन उससे मिलने आता है। अंजलि सहम जाती है और सोचती है, अगर जो इस हालत में इन्होंने माही को देख लिया तो क्या सोचेंगे, और अगर मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा हुआ। तब परवीन कहता है, अरे भाभी, आपके हाथ जले हुए हैं फिर भी आप काम कर रही हो, और भला इस जमाने में घूंघट कौन रखता है, हटाइए इसे। अंजलि, क्या है यह, तुम लोग इन्हें घूंघट करने से मना क्यों नहीं करती? अरे मैं और मम्मी रोज कहते हैं कि घूंघट मत किया करो, लेकिन यह मानती ही नहीं है। देखो अभी भी नहीं हटा रही है। अब आप ही बताओ इसमें हम क्या करें। हमारी भाभी ना थोड़े पुराने जमाने की है। चलो ठीक है, जब आप अपनी मर्जी से यह सब कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए आपका मत कीजिए। जब आपका हाथ ठीक हो जाएगा तब कीजिएगा। इतना बात तो आप मेरी मानेंगी ना भाभी। और परवीन माही के हाथ से झाड़ू पोछा छीन लेता है और माही को उसके कमरे में भेज देता है। और कुछ देर तक अंजलि और सासू माँ से गपशप करके परवीन कहता है, अब ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। और हाँ अंजलि, तुम भी घर जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। हाँ ठीक है, 2-4 दिनों में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर परवीन वापस चला जाता है और उसके जाते ही रेणुका और अंजलि माही के ऊपर चिल्लाने लगती है। और इधर परवीन की चाबी घर पर छूट जाती है। वह चाबी लेने के लिए आता है और सब सुन लेता है। अंजलि कह रही होती है, ओ महारानी उठ जाओ, अब बहुत सो ली, अब चल काम कर। अरे उठती है या दूसरा हाथ भी जला दूं? नहीं नहीं, मैं काम करती हूँ, मेरे साथ कुछ मत करना। माही की ऐसी हालत देखकर परवीन की आंखें छलक उठती हैं और वह चुपचाप बिना आवाज के वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर सोचता है, मुझे माही भाभी के लिए कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो वह लोग उन्हें जान से मार देंगे। अंजलि को मैं बाद में देखता हूँ। परवीन इस वक्त मिहिर को सारी बातें फोन करके बता देता है और कहता है, यह लोग हैवान है हैवान, अपनी बीवी को जिंदा चाहते हो तो अभी के अभी घर आ जाओ। मिहिर तुरंत के तुरंत वहाँ से निकलता है और अगले दिन बुखार कम ना होने के कारण माही की हालत बहुत खराब हो जाती है और सुबह के वक्त झाड़ू लगाते वक्त माही का घूंघट गिर जाता है और अंजलि उस पर बरस पड़ती है। कल तेरा हाथ चलाया फिर भी तुझे समझ नहीं आया कि घूंघट गिरना नहीं चाहिए। तब रेणुका बोलती है, चल निकल मेरे घर से, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, तू जा अपने मायके। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मत निकालिए, मेरी माँ मर जाएंगी मुझे इस तरह देखकर। तेरी माँ का ठेका हमने ले रखा है क्या? एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और ऊपर से ऐसी लड़की हमारे मत्थे मर दी। इतना कहकर अंजलि माही के ऊपर हाथ उठाती है और उसी वक्त परवीन मिहिर के साथ आकर अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। माही रोते हुए मिहिर के गले लग जाती है। तब रेणुका जी कहती है, अरे तुझे क्या बताऊं बेटा, इस मगरमच्छ के आंसू पर मत जाना, इसने जो किया है तुझे मैं क्या बताऊं। बस माँ बस, मैंने और परवीन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप दोनों माही के साथ कितना अत्याचार करती हो, यह सब हमने खुद देखा है।
मेरी माँ इतनी गिर जाएंगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माही, तुम अपना सामान पैक करो, अब हम 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और मिहिर और माही दोनों अपना सामान पैक करने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब अंजलि परवीन से कहती है, चलिए जी हम अपने घर चलते हैं। परवीन एक जोरदार थप्पड़ अंजलि को मारता है। भाभी के लिए घूंघट और बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुमने कभी अपने ससुराल में घूंघट किया है? कभी नहीं। फिर भी इस बेचारी पर इतना अत्याचार। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें बच्चे नहीं दिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाता। अब तुम्हारा लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और जिंदगी भर अपनी माँ के साथ घूंघट घूंघट खेलती रहो। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मम्मी मम्मी, इन्हें समझाओ ना, मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। अब शायद तुम्हें माही भाभी की तकलीफ का अंदाजा हो पाए। परवीन अंजलि को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। रेणुका और मनोज मिहिर को रोकने लगते हैं। बेटा, इस बुढ़ापे में हम लोगों को छोड़कर मत जा। मम्मी जी, हमें तो आप लोगों को जेल में डलवा देना चाहिए, लेकिन शुक्र कीजिए कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर छोड़कर जा रहे हैं। और माही और मिहिर हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं और रेणुका और मनोज रोते रह जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।